नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैक्सिको सिटी से 55 मील दूर एक ऐसी जेल थी जिसे दुनिया की कुछ ऐसी जेलों में गिना जाता था जिसमें से भागना नामुमकिन बराबर था। ये जेल थी हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसे कहा जाता था, जिसका नाम था एंटीप्लानो। आसपास अगर इस जेल के देखा जाए तो कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें थी, तार लगे हुए थे, फेंसिंग जो थी पूरी तारों से थी, इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाता अगर कोई उनको छूता तो इस तरह की तारें भी थी। 1000 से ज़्यादा गार्ड यहाँ पे मौजूद थे, सिक्योरिटी गार्ड्स कई सारे थे, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और यहाँ तक कि उस जेल के आसपास का एक इतना एरिया बनाया गया था, किलोमीटर्स में एरिया था वो, जिसमें नेटवर्क ही नहीं था। अगर कोई, जो आज हम देखते हैं कि जेलों में बैठकर लोग काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि उस एरिया में नेटवर्क ही प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन था जिसमें कैमरास भी जो थे वो 24/7 काम करते थे और सारे कैदियों पर निगाह रखी जाती थी। और एक रिकॉर्ड था इस जेल का कि यहाँ से आज तक कोई भागा नहीं था। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं साल 2014 की। 2014 तक इस जेल से कोई भी भागा नहीं था। दुनिया की सबसे सिक्योर्ड सेफ जेल इसको कहा जाता था। लेकिन साल 2014 में एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल, बहुत ही फेमस गैंगस्टर आप कहें, उसको ड्रग लॉर्ड कहा जाता था, जिसका नाम था एल चापो। एल चापो का यहाँ पे आना होता है इस प्रिजन के अंदर। उसे पकड़ा गया था काफ़ी मशक्क़तों के बाद और उसके बाद उसे यहाँ पे लाया गया था। एल चापो को जब इस प्रिजन में लाया जाता है, इसके बारे में ये भी पता था यहाँ के लोगों को कि साल 2001 में भी ये एक और बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो जेल थी मैक्सिको की, वहाँ से भी भाग चुका था और उसके बाद करीबन 13 साल तक फ़रार रहा था। यहाँ से वहाँ भागता रहा, करोड़ों रुपया उसने, अरबों रुपया खर्च किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, खुद के यहाँ से वहाँ जाने आने के लिए, छुपते रहने के लिए। लेकिन इसके बाद उसको जब पकड़ा गया तो अब ये पल था 2014 में जब उसको फाइनली एंटीप्लानो जेल में लाया गया था। और इसकी वजह से इस जेल के जो सुरक्षाकर्मी थे उन लोगों ने काफ़ी गहरी इसकी निगरानी करना भी शुरू कर दिया था। अब मैक्सिकन सरकार जो थी उसे ये लग रहा था कि एंटीप्लानो जेल में एक बार जब हमने वर्ल्ड के सबसे मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल को, ड्रग लॉर्ड को, ये जो एल चापो है इसको डाल दिया है बहुत ही कड़ी सुरक्षा के पहरे में, अब ये कभी यहाँ से भाग नहीं सकता। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एल चापो के दिमाग में एक प्लान चल रहा था और सडनली एक दिन देखा जाता है कि वो अपनी उस सेल से, उस जेल से अचानक गायब हो गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसको देखा था कुछ ही मिनट पहले, लेकिन कुछ मिनटों के बाद अचानक से वो अपनी जेल की उस सेल से गायब हो जाता है। तो ये कहानी है आज उसी पूरे जेल ब्रेक की, जिसको दुनिया का एक तरह से सबसे मुश्किल जेल ब्रेक कहा जाता है। एक इस तरह का जेल ब्रेक जिसके जैसा कोई जेल ब्रेक आज तक हुआ ही नहीं है। ये कहानी है एल चापो के प्रिजन एस्केप की। और क्या थी एल चापो की कहानी, अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। आपकी यूपीएससी सीएसई की जर्नी को आसान बनाने के लिए, आपके इस एग्जाम को, आपके सपने को हासिल करवाने के लिए अनअकैडमी आईएएस आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एंड 2027 लाया है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस पर। और ये प्राइस है 59,999 रुपीज़ ओनली। और आपके ये जो नए बैचेज हैं ये शुरू होने वाले हैं 20 दिसंबर से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अनअकैडमी आपके लिए अब सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेंटर है और बिहार के पटना में भी आपका नया सेंटर ओपन हो चुका है। और इन सभी सेंटर्स पर आपके जो बैचेज हैं, न्यू बैचेज, वो 20 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। दिल्ली के करोलबाग सेंटर पर आप लोग वॉक इन कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर पर हिंदी मीडियम बैचेज आपके लिए अवेलेबल हैं और यहीं पे प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी आपका एक सेंटर है, वहां भी आपके बैचेज 20 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ बिहार के पटना में जो आपका सेंटर है वहां पे यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के ही बैचेज जो नए हैं वो आपके 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो बैचेज हैं इनके काफी सारे बड़े एडवांटेजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ मिल जाता है। 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्री और मेंस के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलता है जीएस का और रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ में होता है। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते हैं। तो देश के सबसे बड़े टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको यहाँ पे पढ़ने का अनअकैडमी के साथ में मौका मिलता है। इसे बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना चाहिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप वॉक इन भी कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर। आप शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं। साल 1957 में एल चापो का जन्म हुआ था मैक्सिको के एक बहुत ही रूरल एरिया में। एक बहुत ही ऐसा एरिया था जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते थे जिनको जीवन यापन के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। एल चापो के जो पिता थे फार्मिंग करते थे और ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि वो अफ़ीम की खेती भी किया करते थे, ओपीएम की खेती भी करते थे।
घर के हालात थोड़े ठीक थे नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से एल चापो ने तीसरी क्लास के बाद अपना स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई अलग अलग छोटे छोटे उसने काम करना शुरू किए। कई लोग कहते हैं कि ये फल भी बेचता था। उसने संतरे बेचना शुरू किए मैक्सिको के अंदर, इस एरिया में जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। इसके बाद उसने कोई छोटे और काम करना शुरू किए, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा था और हमेशा उसके दिमाग में पैसे की जो चाह थी वो बढ़ती जा रही थी। पैसे की चाह कुछ इतनी ज़्यादा थी जो आपको आगे जाके ही पता चलेगा कि किस हद तक वो गई है। लेकिन करीबन 15 साल की उम्र में एल चापो ने पूरी तरह से स्कूल तो पहले ही छोड़ चुका था, कुछ छोटे काम किए, लेकिन इसके बाद में 15 साल की उम्र में इसने अपने कुछ कज़न्स के साथ में, अपने कुछ भाइयों के साथ में गांजा उगाना शुरू कर दिया, मैरिजुआना को उगाना इसने शुरू कर दिया। और ये इसकी एंट्री थी क्राइम जगत में, क्राइम की दुनिया के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी थी। जब एक बार चस्का लगा पैसे का तो उसने अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, और यहाँ से निकलने के बाद में इसने एक ड्रग कार्टेल को ज्वाइन किया। एक ऐसा ड्रग कार्टेल, आपको बता दें कि देखिए मैक्सिको एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर अलग अलग एरियाज़ के भी कार्टल्स बने हुए हैं, वहाँ के अलग अलग ड्रग लॉर्ड होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं। तो ऐसा ही एक ड्रग कार्टेल था जिसका ड्रग लॉर्ड था हेक्टर एल ग्वारो पाल्मा। लेट 1970s की हम आपको बात बता रहे हैं, 70 के आखिरी के कुछ सालों में, दशक के। यहाँ पे इसने एल पाल्मा को ज्वाइन कर लिया था, एक बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड था। एल चापो जब पाल्मा के साथ काम कर रहा था, बहुत ही बड़ा कार्टेल था पाल्मा का, तो यहाँ पे इसने इसकी लीडरशिप के अंदर कई बारीकियाँ सीखी ड्रग ट्रैफिकिंग की, और अपने खुद के अंदर उसने ऐसे बदलाव किए थे कि वो बहुत ज़्यादा रूथलेस हो गया था। मतलब बताया जाता है कि जो काम उसको दिया गया है, अगर एल चापो के काम में कोई देरी कर रहा है, यानी कि उसके ड्रग के जो स्मगलिंग है उसका कोई कंसाइनमेंट आना है, उसको कोई डिले कर रहा है, तो वो सीधा उसको मौत के घाट उतार देता था, उसे ख़त्म कर देता था, मार देता था। और यही उसकी कुछ क्रूएलिटीज़ ऐसी थीं जो उसको रूथलेस बनाती थीं। और साथ ही साथ में एल चापो ने पाल्मो को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा के दिया। ये धंधा जो था वो बहुत अच्छे से चला रहा था एल चापो। लेकिन करीबन 10 साल यहाँ से निकल जाते हैं। 10 साल तक इन दोनों ने साथ में काम किया। 1980 आता है और 1980 में एक और बड़ा मैक्सिको का ड्रग लॉर्ड हुआ करता था, उससे मिलाया जाता है एल चापो को। ये था फिलिक्स ग्लाडो। फिलिक्स ग्लाडो का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा अगर आप दिलचस्पी रखते हैं जो फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनके बारे में। तो फिलिक्स ग्लाडो, जिसको गॉडफादर कहा जाता था, ग्वाडलाजारा जो कार्टेल था उसका एक बहुत ही बड़ा कार्टेल, और पूरी जो एक जगह है उसमें फैला हुआ था, अपना धंधा वहाँ से चलाते थे ये लोग। जो ग्लाडो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था एल चापो की इन स्किल्स से कि वो आखिर काम कैसे करता है और उसने कितना मुनाफा कमा के पाल्मो को दिया है। तो इसकी वजह से एल चापो को यहाँ पे इंचार्ज बना दिया जाता है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज जब इतने बड़े कार्टेल में बना ग्लाडो की देखरेख में, तो एल चापो ने यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग के काफ़ी सारी जो बारीकियाँ हैं वो सीखी। उसने सीखा कि कैसे बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाता है, कैसे अलग अलग नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर उसने यहाँ से ये सीखा था कि मैक्सिको से जो ये लोग ड्रग कार्टेल चलाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो आपको ये ड्रग्स पहुँचाने पड़ेंगे अमेरिका, US। और ये सारे ड्रग लॉर्ड, जो सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड हुआ करते थे, वो सारे मैक्सिको से अमेरिका तक ये सारे सप्लाई करते थे, स्मगलिंग करते थे इनकी। 9 साल करीबन ग्लाडो के साथ काम करने के बाद में एक झटका इस पूरे कार्टेल को लगने वाला था। ये झटका लगता है 1989 में। 89 के साल में क्या हुआ कि ये कार्टेल जो था, इसको एक बहुत बड़े झटके का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि ग्लाडो ने एक DEA एजेंट हुआ करता था उस समय पे, मैक्सिको का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उसका कत्ल कर दिया था। जब एक ड्रग लॉर्ड ने एक पूरे कार्टेल के उसको अरेस्ट कर लिया गया एक मर्डर के केस में, जब उसने एक DEA एजेंट को यहाँ पे मार दिया, तो इसके बाद इस कार्टेल को झटका लगा। धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स जो थे वो फॉल आउट हो गए, ख़त्म हो गया कार्टेल। लेकिन एल चापो ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उसने ये फ़ायदा इस तरह से उठाया कि वो सीधा पहुंच जाता है उस जगह जहां से उसने अपनी शुरुआत की थी, मैरिजुआना की खेती की, गांजे की खेती की। वो सिनालोआ पहुंच जाता है और सिनालोआ कार्टेल यहाँ पे उसने शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए कि एल चापो जो कि सीख चुका था बारीकियाँ सारी 2 बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड से, अब जाके उसने सीधी अपनी बर्थ प्लेस जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जहाँ पे रहता था, तो उसका परिवार रहता था, सिनालोआ पहुँच जाता है और वहाँ से एक सिनालोआ कार्टेल शुरू करता है जो कि नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में इसने शुरू किया और काफ़ी मशहूर हुआ आगे जाके कार्टेल। सारे के सारे इन एंड आउट, जो इन और आउट थे उसको पता थे। उसने धीरे धीरे करके सिनालोआ कार्टेल को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर चुके थे। इस समय अगर आप देखें तो जब बाकी सारे कार्टेल्स जो थे उनको मैक्सिकन गवर्नमेंट जो थी वो उन पे क्रैकडाउन कर रही थी, उनकी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर रही थी, एल चापो ने कुछ अलग तरीके अपनाने शुरू किए।
ये क्या करता था कि जो भी स्मगलिंग थी उसके इसने तरीके बदल दिए। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर उसको खोल कर उसके अंदर ड्रग भर के उसके कंसाइनमेंट को यहाँ से वहाँ सप्लाई किया करता था। चिली पाउडर की जो बॉटल्स होती थी, जो कैंस होती थी, उनके अंदर ड्रग्स को भर के सप्लाई किया करता था। इस तरह के कुछ अलग इसने तरीके अपनाए, लेकिन इसके अलावा इसने कई सारी अंडरग्राउंड टनल्स भी बनवाई थी। ये जो इसका एक रूट होता था जब ये एल चापो ड्रग स्मगलिंग करता था, उसमें कुछ ऐसी टनल्स थी यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर, जहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि उनमें कितनी ज़्यादा सहूलियतें इसने दी थी, किस शार्पनेस के साथ में इन टनल्स को बनाया गया था। बताया जाता है कि इन टनल्स के अंदर वेंटिलेशन हुआ करते थे, प्रॉपर लाइटिंग हुआ करती थी, लाइट्स लगी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंतज़ाम था। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बड़ी टनल्स होती थी कि प्रॉपर एक पटरी तरह की बनाई होती थी, रेल लाइन तरह की, और उसमें से गाड़ियों के लिए भी जगह बनाई थी। मतलब एक गाड़ी प्रॉपर ऐसी होगी जो उस पटरी पर चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, और मीलों लंबी लंबी ये टनल जो थी एल चापो ने यहाँ पे बनाई थी। इस उसके स्टेप ने उसको बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहा जाए कि उसने यहाँ से जो पहले छोटे कंसाइनमेंट सप्लाई करता था, अब बताया जाता है कि उसने इन टनल्स के हेल्प से मल्टी टन जो ड्रग था उसको स्मगल करना यहाँ से शुरू कर दिया। कई सारे उसके शिपमेंट्स ऐसे थे कोकेन के, जो कोलंबिया से मैक्सिको और मैक्सिको से यूएस पहुँच जाते थे, और ये सारा जो था वो इन टनल्स के माध्यम से ही चला रहा था एल चापो। और जिसकी वजह से उसने यहाँ पे कई और अपने धंधे भी शुरू किए थे। उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था हेरोइन को, एक्सटेसी को, मैरिजुआना को, गांजे को। तो ये जो सिनालोआ कार्टेल था, ये पूरी तरह से जो ड्रग्स, आप जिस तरह के भी आप ड्रग्स का आपने नाम सुना होगा आज तक, उन सभी पर ये लोग काम कर रहे थे। और इस तरह का काम चल रहा था कि करीबन 5 कॉन्टिनेंट और 50 कंट्रीज़ तक इनके लोग फैले थे, इनका काम फैल चुका था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये उठा, और उसके बाद में इसने कितना बड़ा अपना एक नेटवर्क फैला लिया था। इतना बड़ा नेटवर्क फैल चुका था कि कई मैगजीन्स ने, कई अखबारों ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि मोस्ट पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है वो इस ड्रग लॉर्ड का है, जिसका नाम है एल चापो। तो इसको भी अब एक ड्रग लॉर्ड कहा जाने लगा था। उसकी जो पैसा था, जो उसकी पावर थी, वो इस तरह से बढ़ रही थी कि उसका नाम एक दफ़ा फोर्ब्स के अंदर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के बीच में भी शुमार हुआ था। $1 बिलियन से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ बताई जा रही थी। तो ये था एल चापो, इसकी ये शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इसका नाम इस तरह से बढ़ने लगा और यूएस के अंदर जब ये ड्रग्स इतना ज़्यादा पहुंचा रहा था, तो ये दोनों के ही निशानों पर आ गया, एक तो यूएस के और दूसरा मैक्सिकन गवर्नमेंट के, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशंस भी इसकी वजह से ख़राब हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। अब क्या हुआ कि यूएस की जब ये लिस्ट में आ गया तो यूएस ने इसको अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। इसी के साथ इसके कई सारे राइवल्स भी थे एल चापो के, जो उसको एलिमिनेट करना चाहते थे, जिससे कि उसका बिजनेस जो है उनको हड़पा जा सके। उस पर अटैक भी करते टाइम पे। ऐसा ही एक अटैक मई 1993 में हुआ। 93 आ चुका है अब ये। 93 में मई के महीने में एक तिजुआना कार्टेल होता था, उसने एल चापो के ऊपर गुलाडो जारा जो एयरपोर्ट था वहाँ पे अटैक किया। ये जो अटैक था इसमें एल चापो तो बच के निकल गया, लेकिन इतनी ज़्यादा एक बड़ा शूट आउट हुआ था ये कि इसमें बाकी 6 लोग ऐसे थे, उनकी मृत्यु हुई थी। उसके साथ में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रीस्ट हुआ करते थे, एक पॉप थे, एक क्रिश्चियन पॉप थे, उनकी भी यहाँ पे उन्हें भी गोली लगी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा शूट आउट जिसको कहा जाता है, जो कि मई 1993 में हुआ था। एक अटैक था जो कि एल चापो के ऊपर हुआ, लेकिन वो इसमें से बच के निकल गया था। खैर 7 लोग यहाँ पे जो मारे गए थे। अब ये जो प्रीस्ट थे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये किलिंग हो गई थी यहाँ पे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसकी वजह से पब्लिक का आउटरीच जो था वो बहुत ज़्यादा था। गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर आने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो क्राइम का एक सीमा जो है उसको पार कर दिया गया है, एक प्रीस्ट की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है इस गोलीबारी में, इन गैंगस्टर्स के बीच में। तो इसकी वजह से एल चापो के ऊपर वारंट जारी हुए, अरेस्ट जारी हो गए। इन सभी लोगों के जो शूटिंग में इन्वॉल्व थे उनके सारे फ़ोटोज़ निकाले जाते हैं, उसका इन पर अरेस्ट का जो वारंट था वो इशू कर दिया जाता है। एल चापो इस समय पे जब उसको पता चल गया कि लोग उसके पीछे हैं, मैक्सिकन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, अब उसने छुपना शुरू कर दिया। वो अलग अलग जगह पे जाके छुपता था। उसका आधे से ज़्यादा समय इस दौरान छुपने में ही बीता, अपनी प्लेसेस चेंज करने में बीता, लोकेशन चेंज करता था। पहली बार वो जो टुनाला था वहाँ पे जाता है, उसके बाद मैक्सिको के एक होटल में रुकता है, और मैक्सिको के इस होटल में रुककर उसने यहाँ से $200 मिलियन अपने परिवार को और अपने कलीग्स को भेजे थे, जिससे कि अब क्योंकि वो भागता रहेगा कुछ समय तक तो उसका जो कार्टेल है उसका काम बंद ना हो। इसके लिए उसने $200 मिलियन भेजा स्मूथ रनिंग के लिए अपने कार्टेल की।
ये काम इसने यहाँ से किया और इसके साथ ही इसने इसी होटल से मैक्सिको के एक फ़ेक पासपोर्ट बनवाया था। यहाँ से उसने अपना एक फ़ेक पासपोर्ट बनवाया, उस फेक पासपोर्ट के ऊपर ये ग्वाटेमाला गया और ग्वाटेमाला में जाके इसने एक मिलिट्री का एक आदमी था, एक मिलिट्री ऑफिसर था, उसको करीबन 1.2 मिलियन डॉलर की घूस दी, जिससे कि वो मिलिट्री ऑफिसर इसे ग्वाटेमाला में रहने दे। आप जानते होंगे ग्वाटेमाला में काफ़ी सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और वो लोग उसकी देख रेख करते हैं पूरी एरिया की, जगह की। और वहाँ पे ग्वाटेमाला में प्रिजन भी है, यूएस का एक बहुत ही बड़ा प्रिजन है। तो वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर इसको मिला, इसने वहाँ पर रहने के लिए उस जगह पे उसे 1.2 मिलियन डॉलर दिए। लेकिन इसी मिलिट्री ऑफिसर ने एल चापो को धोखा दिया और इसके बाद इसको बिट्रे किया। धोखा देने के बाद में 9 जून 1993 का वो दिन था जब एल चापो को ग्वाटेमाला आर्मी ने अरेस्ट कर लिया। अब ये पहली बार था जब एल चापो को पकड़ा गया और प्रॉपरली इस तरह से पकड़ा गया जब उसका नाम बहुत ही बड़े जो मोस्ट वांटेड लोग होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनकी लिस्ट में था। मैक्सिको अब इसको लाया जाता है। मैक्सिको लाने के बाद में करीबन 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 20 साल की सज़ा के लिए एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन था वहाँ का, जिसका नाम था प्यूंटे ग्रांडे। प्यूंटे ग्रांडे के अंदर इसको रख दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। प्यूंटे ग्रांडे भी एक ऐसा प्रिजन बताया जाता है जहाँ से भागना नामुमकिन के बराबर ही था। वहाँ से कोई भी कैदी इस तरह का था नहीं जो भागा हो, लेकिन एल चापो को यहाँ पे लाया जाता है। अब सलाखों के पीछे होने के बावजूद एल चापो के जो लग्जरियस उसकी लाइफ थी, जो उसको पैसे की चाह थी, उसने पैसे से अथाह पैसा कमाया इन चीज़ों से, गलत कामों से। उसके बाद में उसको गंदे तरीके से खर्च भी किया, गलत कामों में भी खर्च किया। जेल के अंदर भी अब वो आ चुका था, तब भी उसकी जो अय्याशी थी या कहें उसकी लग्जरियस लाइफ थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया था। जेल के अंदर उसने जेल के गार्ड्स को, प्रिजन के जो वार्डन्स थे उनको, ऑफिसर्स थे उनको, सबको $1 मिलियन देना शुरू किए। करोड़ों रुपया इसने यहाँ से इनको देना शुरू किया, जिससे कि वो अपनी उसी लेविश लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख पाए और ख़ासकर उसका जो ड्रग एम्पायर है, जो उसका कार्टेल है, वो यहाँ से जेल से चलता रहे। आप देखिए कि एक ड्रग लॉर्ड जिसको उसके ड्रग कार्टेल की वजह से ही पकड़ा गया, एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन में डाला जाता है, उसके बाद वो अपने जेल से ही बैठकर सारा काम अपना फिर से वहीं से चलाने लगता है। तो एक क्रिमिनल के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर वो जेल में बैठा है और उसके बाद में वहाँ उसको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा ही जेल के, और उसके बाद वहीं से वो अपना काम चलाता रहे। तो ऐसा कई जगह हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं। खैर, एल चापो यहाँ से उसने एक और बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो जेल में कभी रहना उसने चाहा नहीं, वो हमेशा बाहर निकल कर काम करना चाहता था। यानी बाकी क्रिमिनल्स तो आप देखते भी हैं कि कई बार जेल से बैठकर ही काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जेल से बाहर निकलना चाहता था। तो इसने एक जेल का, उस प्रिजन का डिप्यूटी डायरेक्टर था सिक्योरिटी का, जिसका नाम था डमासो लोपेज न्यूम। डमासो लोपेज को करीबन बताया जाता है कि इसने डमासो लोपेज को लग्जरियस हाउसेस, कार्स, कैश, $1 मिलियन उसको दिए यहाँ पे। उसको घूस देता रहा लगातार, और ये जो शख्स था, जो डिप्टी डायरेक्टर था उस जेल का, वो इसके सारे ऐशोराम को जेल के अंदर पूरा करता रहा। इसके लिए जो भी चीज़ें लानी है, मंगवानी है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर रहा था इसके लिए जेल में। लेकिन यहाँ से इन लोगों ने एक प्रिजन ब्रेक का भी प्लान शुरू कर दिया था। एल चापो चाहता था कि वो जेल से भागे, जेल से बाहर निकले। लेकिन जब ये प्लान बना, इसके बीच में एक दिक्कत हुई। दिक्कत ये इस तरह की प्रॉब्लम आई इन लोगों को कि साल 2000 आ चुका था। साल 2000 में सरकार ने, मैक्सिकन गवर्नमेंट ने करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया, और उस क्रैकडाउन में पता चल जाता है कि ये जो लोपेज है, जो डिप्टी डायरेक्टर है जेल का इस समय, जहाँ पे एल चापो जैसा क्रिमिनल अरेस्ट है, जो बंद है, कैद है, ये इसके साथ में कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसके लिए पूरा करप्शन जो है वो यहाँ से फैला रहा है पूरे जेल के अंदर, और उसकी मदद कर सकता है। तो यहाँ से लोपेज को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। पोजीशन से हटाया गया, कोई और जॉब थी नहीं लोपेज के पास, तो इसने बाद में जाके एल चापो का ही जो कार्टेल था उसको ज्वाइन कर लिया। आप देखिए कि जेल का एक जेलर, एक तरह से डिप्टी जेलर उसको भारत में कहा जाएगा, उसने जेल से वो निकाला गया अपने गलत कामों की वजह से। उसके बाद उसने बाहर जाके उसी गैंग को ज्वाइन कर लिया जिस गैंगस्टर की वो मदद कर रहा था। तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है ये, जो कि करप्शन के अंदर जो लोग होते हैं वो इस तरह संलिप्त हो जाते हैं अपराध के अंदर। तो खैर, जैसे ही यहाँ से एल चापो, ये जो लोपेज था, इसको हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिको की एक ऑर्डर रिलीज़ किया। अब ये जो ऑर्डर था वो सिरदर्दी बनने वाला था एल चापो के लिए। इस ऑर्डर में लिखा गया था कि एल चापो का एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा यूएस में। मतलब कि मैक्सिको अब एल चापो को अपने यहाँ रखना नहीं चाहता, उसको यूएस भेज दिया जाएगा। और आपको बता दें, अमेरिका जाना एल चापो का सबसे बड़ा डर था, क्योंकि वो जानता था कि जितना काम उसने शुरुआती दौर से अभी तक किया है,
जितनी ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में की है, अमेरिका उसको बख्शने वाला नहीं है। वो उस पर इतने सारे जो सेंटेंसेस हैं, उसकी जो सज़ाएं हैं, इतनी उस पर मुकदमे लगाएगा और उसके बाद ज़िंदगी भर जो है उसकी जेल में ही बीतने वाली है। अमेरिका से सबसे ज़्यादा डरता था जाने में। तो ये बताते हैं कि ये जिस दिन ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिको के अंदर, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही एल चापो ने एक जेल ब्रेक को प्लान कर लिया था। जैसे ही ये ऑर्डर आया, उसने 70 प्रिजन स्टाफ के मेंबर्स को, जो उस जेल में जहाँ वो बंद था, वहाँ के 70 लोगों को, जिसमें ऑफिसर्स भी थे, गार्ड्स थे, वार्डन्स थे, उनको करीबन $2.5 मिलियन की घूस दी है। इतना पैसा उसने उन लोगों को दिया जिससे कि वो उसके जेल ब्रेक में उसको यहाँ से निकलने में मदद कर पाएँ। और इसके बाद क्या होता है, 19 जनवरी 2001 ये वो दिन था जब कोर्ट के ऑर्डर के ये कुछ ही दिनों के बाद में सीसीटीवी कैमरास जेल के बंद किए जाते हैं। जेल के अंदर सारी इलेक्ट्रिक्यूटेड जो वायर्स थे उनको बंद किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर्ड सेल के अंदर जो हमेशा बंद रहा करती थी, लॉक रहा करती थी, एल चापो की जो सेल थी, उस सेल को खुला छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद एक गार्ड आता है जो कि एक लॉन्ड्री कार्ट के अंदर, जिसमें कई सारे, एक ऐसी कार्ट थी जिसमें काफ़ी सारे कैदियों के, जेल के जो कंबल होते हैं, चादर होते हैं, वो सब भरे हुए थे। उसके नीचे, उसके अंदर एल चापो को बिठाता है, ऊपर से कपड़े उस पर लादता है और ये जो पूरी कार्ट थी, एक गार्ड लेके उसको जेल के बाहर छोड़ देता है। ये एक पूरा सीन हुआ जिसके बाद एल चापो का जो एस्केप था, ये एक पहला उसका ऐसा एस्केप था जिसको कहा गया कि ये सबसे बड़ा एस्केप है अब तक का, हिस्ट्री का। लेकिन ऐसा नहीं था। एल चापो के लिहाज से देखा जाए तो एक बार फिर से वो ऐसा कुछ करने वाला था। खैर, यहाँ से ये जो भागा, इसमें बताते हैं कि जो लोपेज था, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हुआ करता था प्रिजन का, इस जेल का, उसका बहुत बड़ा हाथ था एल चापो के इस पूरे एस्केप में। और उसके बाद ये फ्रीली आगे जो है एल चापो अपना घूमता रहा, बाहर निकला, अपने सिनालोआ कार्टेल के पास दोबारा पहुंचा। वहाँ से इसने फिर से काम करना शुरू किया, अलग अलग माफियाज़ के साथ में अलाइंस करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही आप देखिए कि इसकी लग्जरियस लाइफ इस तरह की थी। कई बार समय समय पर खबरें आती थीं कि ये किसी गलत एक्टिविटीज़ में, कुछ उसने $multi-million उड़ा दी, कुछ इस तरह की चीज़ें कि उसकी मल्टीपल मैरिजेज़ उसने की, शादियाँ कई सारी की। उसके बाद भी उसके जो एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स थे वो कई सारे रहे। उसके अफेयर्स तो तमाम सारे अफेयर्स उसके रहे हैं। मतलब जो वुमेनाइज़र एक तरह से उसको कहा जाता था, और बहुत बड़ा वुमेनाइज़र भी था एल चापो। तो खैर, यहाँ से ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब ये साल 2006 आ जाता है। 2006 में मैक्सिकन जो आर्मी थी, उन्होंने एग्रेसिवली ड्रग कार्टल्स के ऊपर, एल चापो को पकड़ने के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने कई बार स्मगलर्स को पकड़ा, एल चापो के ग्रुप के भी, जो सिनालोआ कार्टेल था उसके भी पकड़ा। लेकिन फिर भी एल चापो यहाँ से लगातार भागता रहता है। इतना पैसा उसने कमा लिया था कि जैसा हमने आपको बताया, 2009 के अंदर फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी की थी जिसमें कि एल चापो को वर्ल्ड का रिचेस्ट जो लोग हैं उसमें उसको शुमार किया गया था। और $1 बिलियन से ज़्यादा उसकी जो वर्थ थी वो बताई गई थी। मेन उसकी अर्निंग्स जो थी वो सारी आप सभी जानते हैं कि जितना उसने यूएस में ड्रग स्मगल किया वहीं से आती थी। और इसी की वजह से अमेरिका ने उसको पब्लिक एनिमी बना दिया था। जो उनकी पब्लिक एनिमी की लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर डाल दिया था। यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि $5 मिलियन का इनाम एल चापो की खबर के ऊपर, उसको कैप्चर करने के ऊपर घोषित कर दिया था। जो खबर देगा उसको $5 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं। लेकिन इसके बाद भी करीबन 13 सालों तक एल चापो फरार रहता है। 2001 में ये जेल से छूटा था, 13 साल निकल गए। अब 2014 आता है। फरवरी 2014 वो महीना था जब एल चापो फाइनली 13 साल के बाद पकड़ा जाने वाला था। मैक्सिकन अथॉरिटीज़ ने यूएस के सपोर्ट के साथ में, क्योंकि अब अमेरिका भी मैक्सिकन अथॉरिटीज़ को पैसा भी देता, फंड भी दे रहा था, साथ ही साथ में उनकी मदद भी करता था हर संभव प्रयास के इस शख्स को पकड़ा जा सके, इस क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। उन्हें एक लीड मिलती है, मैक्सिकन जो आर्मी थी उनको, कि एक होटल में एल चापो छुपा हुआ है। ये होटल था मैक्सिको के अंदर जहाँ पे ये छुपा हुआ था काफ़ी समय से। आर्मी यहाँ पे पहुँचती है इसके हाइडआउट पे और सीधा इसको बिना किसी चांस दिए, जो हमेशा ये चांस लेके निकल जाता था, एक इसका एस्केप का इसको चांस मिल जाता था, बिना चांस दिए इसको सीधा गिरफ्तार कर लेती है। एल चापो अब फाइनली एक बार फिर से गिरफ्तार हो चुका था और इस बार उसको भेजा जाने वाला था उस प्रिजन में, उस जेल में जिसके बारे में हमने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में बताया, एंटी प्लानो प्रिजन, जहां से आज तक का रिकॉर्ड था कि कोई भी कैदी कभी भागकर नहीं निकला है। अब एल चापो को मैक्सिको के एंटी प्लानो में डाल दिया गया था। तो मैक्सिको के एकदम बीचों बीच बना ये एंटी प्लानो प्रिजन, जिसको कहा जाता था कि यहाँ
कंक्रीट वॉल्स स्ट्रक्चर जो हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हर अगले मोड़ पर जो वॉच टावर्स हैं वो बने हुए हैं, उन पर 2-2 सुरक्षाकर्मी रहते हैं जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। और जितनी बड़ी इसकी दीवार है बाहर की, हर कुछ दायरे पर वॉच टावर्स को बनाया गया है। 24/7 सर्विलांस है कैमरास का। यहाँ तक कि 750 सर्विलांस कैमरास थे इस पूरे जेल के अंदर, जो एक एक मूवमेंट पर कैदियों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते थे। और आप सोचिए कि ऐसे जेल में जब एक सबसे बड़ा अपराधी जाएगा तो उसके ऊपर कितने जो कैमरास हैं, कितने गार्ड्स हैं, वो लगातार उस पर नज़र रख रहे होंगे। तो एक तरह से एल चापो जब यहाँ पे गया तो उसकी सेल का एक एक कोना कोना जो था वो उस कैमरा की निगरानी में था। उसका बिस्तर, उसके मूवमेंट, उसका सोना, उसका टहलना, हर कुछ कैमराज में दिखता था। बाहर जो थे वो गार्ड्स भी रहा करते थे, उनको लगातार चीज़ें दिखती थी कि ये क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। हर चीज़ पर उसकी निगरानी रखी जाती थी। जैसा हमने आपको बताया, नेटवर्क था ही नहीं आसपास के एरिया में। बताते हैं कि करीबन इस जेल के कई मील दूर तक कोई नेटवर्क ही नहीं था। माइल्स तक यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से कोई कम्युनिकेशन बाहर से हो नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें थी। एल चापो को जब इस जेल में डाला गया एंटी प्लानो में, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट एक तरह से रिलीफ में आ गई थी। उनको लगा कि अब तो जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है ये कुछ कर नहीं सकता, अब ये यहाँ से क्या ही करेगा, क्योंकि उसको हमने एंटी प्लानो जेल में डाल दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो शख्स है, जिस दिन जेल में आया था उसी दिन से अपनी जेल से भागने की तैयारी को इसने शुरू कर दिया था। ये प्लॉटिंग जो इसने शुरू की, कई दिनों के बाद एल चापो ने एक प्लान बनाया। एक प्लान इस तरह का था जिसको उसने सिर्फ अपनी उसकी 4 बीवियां हुआ करती थी, उसमें से एक जो इसकी वाइफ थी जिसका नाम था एमा कोरोनल, बहुत ही यंग थी, उससे बहुत ही उम्र में छोटी थी, करीबन 20-21 साल 22 साल छोटी बताई जाती है। लेकिन इसके बावजूद हमेशा उसकी जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रहीं उसमें एमा का सारा योगदान था। हमेशा उसके साथ में उसको बढ़ावा देती थी, मोटिवेट ही करती थी, कभी रोकने की कोशिश नहीं की। तो ये जो एमा थी ये जेल में विज़िट के लिए मिलने आया करती थी। कई बार उसकी जेल विज़िट्स होती थी एल चापो से मिलने के लिए। एल चापो जो था, इसने ये जो प्लान बनाया हुआ था कई दिनों के बाद, ये उसने एमा के साथ में डिस्कस किया। और इसके बाद एमा ने यहाँ से क्या किया कि इस प्लान के साथ में 4 लोगों को इन्वॉल्व किया, जिसमें ये 4 जो लोग थे वो एल चापो के बेटे थे। 4 बेटे, और इसके साथ एक शख्स और इसमें ऐड हुआ जो कि था लोपेज़, वही जो कि पुराने जेल का जेलर हुआ करता था, जिसको निकाल दिया गया था एल चापो के साथ संबंधों की वजह से, करप्शन की वजह से। और उस डेप्यूटी जेलर ने अब ज्वाइन कर लिया था एल चापो का ही गैंग। तो ये 5 लोग कुल मिला के थे, एमा, एल चापो के 4 लड़के जो उसके बेटे थे, और लोपेज़ डेप्यूटी जेलर। इन सभी ने एक प्लान बनाया कि आखिर कैसे बाहर निकाला जाएगा एल चापो को। एक टनल बनाने का प्लान किया गया। अब ये एक सुरंग बनाने वाले थे। एल चापो जहाँ पे, जिस जेल में, जिस जगह पे मौजूद है, जो उसकी सेल है उस जेल के अंदर इतने बड़े, वहाँ से लेकर एक बाहर कंस्ट्रक्शन साइट तक की। अब ये कहानी कैसे बनती है इसको आप सुनिए। तो जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग एक टनल बनाई जाने वाली थी, एक टनल जो कि बाहर जेल के कनेक्टेड होगी, और इस टनल को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा एल चापो के सेल के शावर एरिया से। वो शावर एरिया जो वो एक अकेला ऐसा ब्लाइंड स्पॉट था जहाँ पे कोई कैमरे की नज़र नहीं जाती थी। किसी भी कैमरे का जो एक रेंज था वो उस एरिया तक नहीं जाता था, कुछ प्राइवेट रीजंस के लिए, प्राइवेसी के लिए, कि भाई कोई भी शख्स है आप उसको नहाते हुए तो देख नहीं सकते। तो वो जो एरिया जो है वहाँ पे आप, जो शावर एरिया था इसके प्रिजन का, जहाँ पे उस एक कमोड भी था, वहाँ पे शावर एरिया था, वहाँ पे सिर्फ कैमरे की नज़र नहीं जाती थी। और इसी एरिया को चुना गया एल चापो के एस्केप के लिए। अब क्या होता है यहाँ से, एल चापो के प्रिजन में अकेला एरिया था जो कि ब्लाइंड स्पॉट था, लोगों की भी नज़र नहीं जाती थी। एमा ने इस बीच क्या किया कि अपनी एक जेल विज़िट के दौरान जब वो एल चापो से मिलने गई तो एक GPS वॉच जो थी वो एल चापो को दी। अब हालांकि जो भी चीज़ दी जाती है उसकी एक तरह से उसको जांचा परखा जाता है जो जेल का स्टाफ होता है उनके द्वारा, लेकिन जेल के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये एक नॉर्मल तरह की वॉच है, और वो दिख भी नॉर्मल तरह की ही रही थी, उसमें कुछ ऐसा हाईटेक अलग से नहीं दिख रहा था। लेकिन उसके अंदर एक GPS डाला गया था, इस तरह का GPS डाला गया था जिसमें लगातार वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली जितनी भी लोकेशन होती थी एल चापो की कि वो इस समय किस जगह पे मौजूद है, वो सब कुछ बता दिया करता था। ये जो GPS वॉच थी पूरे उस ग्रुप को जो एल चापो को छुड़ाना चाहते थे, उसके जो गैंगस्टर्स थे, उनको सिग्नल देती थी कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन क्या है इस समय एल चापो की जब वो जेल में है। अगर वो अपने बेड से उठा है और कहीं चल फिर रहा है तो वो भी उस GPS वॉच की वजह से
पता चलता था बाहर बैठे उन लोगों को जो प्लान कर रहे थे इसको बाहर छुड़ाने का, निकालने का। ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा क्या किया गया बाहर की जो टीम थी एल चापो की उसके द्वारा, कि जेल से करीबन 1 किलोमीटर के दायरे पर एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी जाती है। 1 किलोमीटर की दूरी पर जेल से एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी गई। ये दिखाया गया कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हम शुरू करने वाले हैं। शुरू भी किया गया, लेकिन दिन रात जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो ऊपर कुछ नहीं बना रहे थे। दरअसल वो नीचे, बहुत नीचे तक खोदना था उसको शुरू कर चुके थे। ये खुदाई जो इन लोगों ने शुरू की, करीबन इसमें बताते हैं कि 350 ट्रक मिट्टी जो थी वो यहाँ से निकाली गई। 1 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई, और ये सीधा टनल जो थी, जो लोग बना रहे थे इसको, उनको बताया जाता था कि सिग्नल सीधा कि एल चापो की प्रिजन, उसकी लोकेशन ये है उस जेल में। तो वहाँ तक की ये पूरी जेल में सुरंग जो थी बनाई गई। करीबन 1.7 मीटर हाई टनल थी वो। इतनी बड़ी टनल थी कि उसके अंदर से एल चापो आराम से भाग के निकल भी सकता था। साथ ही साथ इस टनल के अंदर कोई ऐसी, अगर आप टनल का जब नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक इमेज आती है कि एक सुरंग होगी काली गहरी, जिसमें आप कुछ देख नहीं सकते आगे का। लेकिन इन सुरंगों में एल चापो की पूरी टीम ने, क्योंकि ये काम पहले भी करते थे ड्रग स्मगलिंग के लिए, यहाँ पे लैंप्स लगाई थी। प्रॉपर वेंटिलेशन के पाइप से सफोकेशन नहीं होगा। आप अगर उसके अंदर जाते हैं तो आपको प्रॉपर सांस आएगी, आप आराम से भाग भी सकते हैं इसमें से निकलने के लिए। लाइटें लगाई गई, लैंप लगाई गई, और यहाँ तक कि उस साइट पे जहाँ से ये सुरंग बाहर, जब एल चापो अपने जेल से निकल कर बाहर आ जाएगा, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल को भी रखा गया जिससे कि वो आगे यहाँ से भाग कर निकल जाए। ये सारा कुछ प्लान था। और उसके बाद करीबन वेट किया जाता है प्रॉपर, जब ये टनल बन जाए इसमें समय लगा करीबन 1.5 साल। 1.5 साल के बाद डिगिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, टनल अब पूरी तरह से तैयार थी। टाइम बताया जाता है और ये दिन बताया जाता है जुलाई 11, 2015 का। फरवरी 2014 में गिरफ्तार हुआ था, जुलाई 11, 2015 आ चुका था। अचानक से इस दिन पे शाम के समय में एल चापो अपने बिस्तर से उठता है और अपना जो सेल थी, उसकी छोटी सी ही सेल थी जिसमें एक शावर एरिया था, एक उसका बिस्तर था जहाँ वो सोता था, अचानक से उठ के उसमें तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। और बार बार वो अपने उसी एरिया में शावर एरिया तक जा रहा था, शावर एरिया तक जाता वापस आता था। असल में वो क्यों जा रहा था, ये बाहर के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो कैमरास थे, वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन वो जा रहा था कि एक सिग्नल तक का उसको वेट था, वो सिग्नल जो उसकी टीम उसको भेजने वाली थी कि इस समय पर आप निकल सकते हैं यहाँ से। दरअसल ये जो टीम थी वो एक लैडर भी लगाने वाली थी, एक नसैनी जो थी वो वहाँ पे लगाने वाली थी, और एक जो गड्ढा था वो उन्हें करना था सीधा एल चापो की सेल तक। तो सिर्फ इसकी देरी थी, ये बार बार जाता और वापस आता। लेकिन रात के 9 बजे जो ये चक्कर लगा रहा था ये अपने अंत पर आते हैं। रात के 9 बजे एल चापो एक बार फिर से शावर एरिया तक गया, और ये आखिरी बार था। ये वीडियो भी है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे आपको मिलेगा, ये वीडियो है। आखिरी बार गया है और उसके बाद उस शावर एरिया से उसको वापस आते नहीं देखा गया। एल चापो यहाँ से जा चुका था, गायब हो चुका था अपने प्रिजन से। जब काफ़ी लंबे समय तक एल चापो को नहीं देखा गया उस प्रिजन में, तो बाहर जो गार्ड्स खड़े थे, जो कैमरास थे, जो सर्विलांस भी कर रहे थे, तो उन लोगों ने देखा कि आखिर ये इतनी देर कैसे लगा दी इसने शावर एरिया में। अगर कोई भी ये क्रिया कर रहा है तो उसमें इतनी देर नहीं लग सकती है। लेकिन जो फैक्ट बात है वो यही है कि इतना देर नहीं लग सकता है, तो ये आखिर गया कहाँ। इसको देखने के लिए जैसे ही गार्ड्स अंदर आए और शावर एरिया की तरफ जब जाते हैं, उन्हें 20 बाय 20 का एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। कमोड जहाँ पे होता था वहाँ से उसको हटा दिया गया था, उसके नीचे एक गड्ढा किया गया था, और वहाँ से लगी थी एक नसैनी, एक लैडर। वो लैडर जो सीधे उस टनल में बहुत गहराई में जाती थी, और उसके बाद वहाँ से वो टनल बनाई गई थी जिसमें लाइट्स भी थी, जहाँ पे वेंटिलेशन भी था। और जब 1 किलोमीटर की उस टनल में भागते हुए जब निकला होगा एल चापो, उसके बाद जब वो उस एरिया में पहुँचा होगा जहाँ वो कंस्ट्रक्शन साइट खरीदी गई थी इसके ग्रुप के लोगों के द्वारा, जो एरिया जेल से करीबन 1 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही थी एक मोटरसाइकिल, जिस पर बैठ के वो यहाँ से भाग चुका था। एल चापो जैसे ही बाहर फरार हुआ है, ये सबसे बड़ा एक मैसिव ब्लो इसको बताया जाता है मैक्सिको की सरकार के ऊपर। वो सरकार, क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री थे पेना निएटो, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये बयान दिया था, और एक प्रधानमंत्री का बयान देना बहुत बड़ी बात है। प्रेसिडेंट, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ये बयान दिया था मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कि एल चापो जो है उसका भागना हमारी जेल से, एंटीप्लानो जेल से नामुमकिन है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। ये बयान था, और इसके बाद ही एल चापो का ये एस्केप हुआ।
मैक्सिकन लोगों का जो वहाँ की पब्लिक थी उनका प्रेशर तो इनके ऊपर था ही, साथ में इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत बना, क्योंकि अमेरिका जो लगातार कह रहा था उसका एक्स्ट्राडिशन करिए, आप हमारे यहाँ भेजिए उसको, इसका ऑर्डर भी रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद नहीं भेजा गया था, डिले किया गया। और उसके बाद अमेरिका सपोर्ट भी बहुत कर रहा था मैक्सिको को पकड़ने के लिए एल चापो को, जिससे कि ड्रग ट्रैफिकिंग बंद हो अमेरिका के अंदर। इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ा मैक्सिको को, लेकिन ये जो एस्केप किया था एल चापो ने, इसके बाद उसको दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और सबसे बड़ा क्रिमिनल माना जाने लगा था। वो इस पायदान में नंबर 1 पर आ चुका था। खैर, मैक्सिकन अथॉरिटीज़ ने रिस्पॉन्स में क्या किया कि अब जब एक बड़ा क्रिमिनल भागा है तो इसके बाद कोई सरकार क्या करती है। उन्होंने आर्मी को सड़कों पर उतारा, आर्मीज़ को अलग अलग एरियाज़ में डिप्लॉय किया। कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया, पूरी तरह से अलग अलग जो ऑफिसर्स थे जेल के उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। उन्हें लगा कि पिछली बार भी एक ऑफिसर जो था जेल का ही था जो कि शामिल था इसके एस्केप में, इस बार भी कोई हो सकता है, तो एंटी प्लानो जेल के कई ऑफिसर्स को बिना उनके किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के सज़ा दी गई, उनके ऊपर सर्विलेंस लगातार किए गए। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर भी एल चापो जो था कई महीनों तक, या ये कहें कि कुछ ज़्यादा लंबे समय तक ये बाहर नहीं रह पाया, लेकिन हाँ कई महीनों तक ये बाहर रहा। एल चापो का इस समय एक और वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो था उसका एक हॉलीवुड एक्टर के साथ में, एक हॉलीवुड एक्टर सीन पेन, उनके साथ में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो इंटरव्यू कर रहे हैं एल चापो को। आप ये देखिए कि दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसीज़ को इस समय शामिल कर लिया गया था कि एल चापो को पकड़वाने में हमारी मदद कर दीजिए। मैक्सिको, यूएस यानी कि CIA भी काम कर रही होगी, DEA भी काम कर रही थी, फिर भी एल चापो कोई पकड़ नहीं पा रहा था। पर एक हॉलीवुड एक्टर के पास वो पहुंच जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। एक तरह से पॉडकास्ट इन लोगों ने किया था उस समय पे, 2015 अक्टूबर के महीने में ये पॉडकास्ट आया था एक, और इस इंटरव्यू में उसने वो ब्रैग कर रहा था अपने बारे में कि कैसे वो दुनिया में उसने सबसे बड़ा अपना जो ड्रग नेटवर्क है वो बनाया, और कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, कैसे उसने एस्केप किया। तो वो ये सब चीज़ें बता रहा था, लेकिन ये जो किस्मत थी वो बदलने वाली थी। एल चापो एक तरह से कहा जाए कि अहम जो है, ईगो जो है वो टूटता ही है। इतिहास से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, ये ईगो उसके अंदर आ गया था कि उसने तो 2 ऐसे जेल ब्रेक किए हैं जो जिनमें से कोई बाहर नहीं निकला। तो एक तरह से इसकी शुरुआत ही उसने की है। 8 जनवरी 2016 का दिन आता है, महज कुछ ही महीने के बाद में जब ये जेल से निकला। इसके 8 जनवरी 2016 का वो दिन था। एक बहुत ही क्रूशियल लीड मिलती है मैक्सिकन मरीन्स को, मैक्सिकन मरीन फोर्स को एक लीड मिली कि सिनालोआ के, जहाँ पे एल चापो का घर हुआ करता था, जहाँ से इसने पूरा सिनालोआ कार्टेल अपना बनाया था, वहाँ के एक लॉस मोचेस हाउस के अंदर, लॉस मोचेस में एक घर है, वहाँ पे एल चापो रह रहा है इस समय पर। बिना किसी देरी के एक अटैक किया जाता है, और इस अटैक में एल चापो इन्हें वहाँ पे दिख भी जाता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। एल चापो के काफ़ी सारे गार्ड्स वहाँ पे थे, उसके साथ के गैंगस्टर्स थे। गोलीबारी हुई। इस बीच में एल चापो एक बार फिर से भागने में यहाँ से कामयाब रहा, बाहर निकला अपने घर से लॉस मोनिच में, और वहाँ पे इसने एक कार को हाईजैक किया एक तरह से। उस कार में भाग के जब ये निकला है, इस बार इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देने वाली थी। करीबन 20 किलोमीटर दूर लॉस मोनिच से मैक्सिकन मरीन्स ने इसको पकड़ लिया, और फाइनली इस बार जब ये पकड़ा गया है तो उसे सीधा डाल दिया जाता है एक बार फिर से उसी प्रिजन में जहाँ पे ये पहले बंद था, यानी कि एल्टीप्लानो में। एल्टीप्लानो में एक बार दोबारा आ जाता है। इस बार उसको कोई टनल बनाने का मौका नहीं देना था, इसके ऊपर ध्यान दिया गया, और ध्यान इस तरह से दिया गया कि जैसे ही इसको लाया जाता है सेल के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर में ही, विदिन 2 to 3 डेज, 2 to 4 डेज़ में US की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है, और एल चापो को सीधा US एक्स्ट्राडिशन करने का न्योता मिल जाता है कि अब आपको मैक्सिको में रखेंगे ही नहीं, आपको सीधा US को सौंप देंगे। वहीं के लिए आपने सारे सबसे बड़े क्राइम किए हों, और वही आपकी सज़ा को निर्धारित करेंगे। एल चापो फाइनली जिस देश से सबसे ज़्यादा डरता था, जहाँ पे बंद होने से, जहाँ सज़ा से सबसे ज़्यादा डरता था, वहाँ पे उसको भेज दिया गया। जैसे ही US पहुँचता है, 2017 में करीबन इसका एक्स्ट्राडिशन ये हुआ था। इसके बाद में जो न्यूयॉर्क की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे इसका हाई प्रोफाइल जो ट्रायल था, वो बहुत लंबा एक ड्रामा चला, हाई प्रोफाइल ड्रामा उसको कहा जाता है, जहाँ पे कई वकील इसके पक्ष से भी लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो निर्दोष है, और ये जो बहुत बार इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, तो ये जो चीज़ें चली। लेकिन इसके बाद में जल्दी ही ये जो कोर्ट रूम ड्रामा था ये ख़त्म होता है, और उसके बाद 2019 के अंदर फेडरल कोर्ट ने एल चापो को गिल्टी पाया,
बहुत सारे चार्जेस में, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर कॉन्स्पिरेसी, ये सभी शामिल थे। और इसी के साथ उसे 30 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी जाती है। 30 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई और करीबन $12.6 मिलियन की उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ से हुई और इस समय पे आज की डेट में एल चापो यूएस के सुपर मैक्स प्रिजन में बंद है, सुपर मैक्स जेल में बंद है। ये ऐसी जेल है जहाँ पे एक बार फिर इसके बारे में वही कहा जाता है कि ये कोई इससे भागा नहीं है, कभी भी कोई कैदी यहाँ से निकला नहीं है और सर्विलांस बहुत ज़्यादा है, तमाम कैमरास हैं, गार्ड्स हैं जो देख रेख कर रहे हैं, सिक्योरिटी में है, एक एक कैदी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार ये खबरें अभी भी आती हैं कि एल चापो के दिमाग में एक नया एस्केप प्लान चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एल चापो की। हमने आपके कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक ये देखा था जिसमें आप लोगों ने कहा था, और एक कमेंट नहीं था, इस पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि पुराने वीडियोस पे भी कि एल चापो के ऊपर, ड्रग लॉर्ड के ऊपर, एक उसके प्रिजन ब्रेक के ऊपर एक कहानी लाई है और किस तरह से ये सब हुआ था उसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा कम है लोगों को। तो हमने सोचा कि ये देखा जाए। इस पर जब वीडियो का रिसर्च जब चल रहा था तो वाकई में ये बहुत इंटरेस्टिंग एक तरह से टॉपिक सुनने के लिए निकला। हालांकि ये जो चीज़ें हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं, ये बहुत ही गलत है। ड्रग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो भी ये चीज़ें हैं, एल चापो को यूएस बिल्कुल सही सज़ा दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूएस में उसने तमाम युवाओं को बर्बाद किया होगा एल चापो के स्मगल किए हुए ड्रग्स ने, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। और कोई जानकारी आपके पास हो अगर एल चापो के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे हम और भी एपिसोड आपके लिए ऐसे बनाते रहें। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।